नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अज़ल से ही बिल्ली नामी मासूम जानवर के साथ बहुत सी मनगढ़ंत रिवायात मंसूब रही हैं। कहीं इनसे खौफ खाकर इनका एहतराम बजा लाया जाता तो कोई अपने सामने से गुजरने वाली बिल्ली को मनहूस शुमार करता, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इनकी मासूमियत के बाइस इन्हें अपने पालतू जानवरों में शुमार करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कदीम तहजीबों में एक ऐसी तहजीब गुजरी है जहां बिल्लियों के तकद्दुस के बाइस इनके मरने के बाद मकबरे की सूरत में इन्हें दफनाया जाता था। यानी बिल्ली उस तहजीब में इस कदर काबिले एहतराम समझी जाती थी। जी हाँ सामीन, फिरौन मिस्र के दौर में बादशाहों और बिल्लियों में बहुत अहम ताल्लुक था, जबकि बाकी कदीम मिस्री लोग भी जानवरों का बहुत एहतराम करते थे, जो कि इनकी जिंदगी के हर हिस्से में निहायत अहमियत की हामिल थी। और इनमें से बहुत से मिस्री लोग जानवरों को इंसानों से भी बहुत अहम समझते थे, और इसी वजह से कोई भी दूसरा जानवर इन बिल्लियों से ज्यादा काबिल एहतराम नहीं समझा जाता था। यहाँ तक कि उस दौर में बिल्लियाँ बहुत से खुदाओं और देवताओं के साथ करीब से मुंसलिक थीं। और जदीद तहकीकात के मुताबिक साइंसदानों ने इस बात का भी इंकिशाफ किया है कि इन्हें कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि फिरौनों के दौर में इन्हें आधा खुदा भी माना जाता था। जबकि इस दावे पर सबूत पेश करते हुए माहिरीन ने वैली ऑफ द किंग स्टेट की एक कंदाकारी में मौजूद वो अल्फाज दिखाए हैं जिसमें फिरौनियों की मखसूस जुबान में ये अल्फाज लिखे हुए थे कि तुम एक अजीम बिल्ली हो, तुम खुदा की मुंतकिम हो और उसके अल्फाज की मुसन्निफ हो, और इक़्तिदार आला की सरबराह हो और पाक दायरे की गवर्नर हो। तुम यकीनन एक अजीम बिल्ली हो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नाज़रीन, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर अपने दौर में गुरूर और तकब्बुर के सबब खुद को खुदा कहलवाने वाले ये फिरौन आखिर क्यों इन बिल्लियों को इस कदर मोहतरम समझते कि इन्हें आधा खुदा तक मान लेते। तो दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह फिरौनियों से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी कदीम देवी थी जो कि कदीम मिस्रियों के मुताबिक बिल्लियों की शक्ल से मुशाबिहत रखती थी, और बासित नामी इस देवी का मिस्री लोग बहुत ज्यादा एहतराम करते और इसे पूजते थे। यही वजह थी कि बिल्लियों का हद से ज्यादा एहतराम किया जाता। और दोस्तों, याद रहे कि बिल्लियों के एहतराम की शुरुआत उस वक्त हुई जब ज़री तौर पर मुआशरे में कदीम मिस्री बाशिंदों को चूहों, सांपों और वो जानवर जो कि गुदामों के लिए खतरे का बाइस थे से शदीद मसला होता था। तो उस वक्त कदीम मिस्रियों को बिल्लियों के बारे में पता चला कि जंगली बिल्लियां इन जानवरों का शिकार करती हैं, लिहाजा इसके बाद अपने मफाद की खातिर बिल्लियों के लिए इन गुदामों में गोश्त, छिछड़े और मछलियों के सर छोड़ जाते ताकि वो इनके पास रोजाना आया करें। जबकि सारा दिन खुराक की तलाश में फिरती मारी मारी इन बिल्लियों को आसानी भी मिल गई, क्योंकि ये चीजें बिल्लियों के लिए बहुत सा खाना फराहम कर रही थी। इस तरह इन्हें दो अहम चीज़ों का फ़ायदा हुआ। एक तो यह कि इंसानों के पास रहने से इन्हें मुफ्त खाना मिलने लगा, जबकि दूसरी बड़ी और अहम चीज़ ये कि इस तरफ रुख करने से वो दीगर बड़े गोश्तखोर जानदारों से भी महफूज रहती थीं, जो कि हर वक्त इनके शिकार की टोह में लगे रहते थे। लिहाजा दोस्तों, बिल्लियाँ मुफ्त के चक्रों में इन मिस्रियों के घर डेरा डाल बैठीं और आम मिस्री अपने फ़वाइद के लिए इनका एहतराम भी करने लगे। लेकिन उस दौर के फिरौनों के एहतराम की वजह वही देवी थी जिसकी वजह से इनसे तक़द्दुस का रिश्ता जोड़ा गया था। मोहतरम नाज़रीन, दो तरफा मफाद के तहत इंसानों और बिल्लियों का ये रिश्ता आपस में बढ़ता गया। बिल्लियाँ घरों के अंदर भी रहने लगीं और आखिरकार अपने इंसानी दोस्तों पर मुकम्मल एतमाद करके अपने बच्चे भी इनके घरों के अकब में रखने लगीं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी खुराक भी बदल गई, क्योंकि अब इन्हें इंसानों से ऐसा ज़बरदस्त खाना मिलता था कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिसामत भी बढ़ने लगी। यही वजह है कि मौजूदा दौर में मिलने वाली कदीम हनूदशुदा बिल्लियाँ अपनी जिसामत में काफ़ी भारी नज़र आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, कहा जाता है कि बिल्लियाँ ख्वाबों की ताबीर के लिए भी काफ़ी ज़रूरी समझी जाती थीं। ज़ाहिरी तौर पर बिल्ली को अपने ख्वाब में देखना इस बात को साबित करता है कि इनकी फसलों की पैदावार अच्छी होगी, जबकि मिस्री बाशिंदे जंगली बिल्लियों और घरेलू बिल्लियों के दरमियान फ़र्क नहीं जानते थे। तमाम तरह की बिल्लियों को एक ही नाम से जाना जाता था। सामीन, बिल्लियों की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होता है कि मिस्र में बिल्लियों की दो तरह की नस्लें पाई जाती थीं। एक जंगली बिल्ली और दूसरी थी अफ्रीकी जंगली बिल्ली। दूसरी किस्म की बिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी ठंडे मिजाज की बिल्ली थी, इसलिए इसे आमतौर पर घरों में पाला जाता था बनिस्बत उस जंगली बिल्ली के। जबकि ये भी कहा जाता है कि इन दो तरह की नस्लों के मिलाप के बाद एक नई नस्ल वजूद में आई जो कि जदीद मिस्री बिल्लियों से काफ़ी हद तक मुशाबिहत रखती थी। जैसे ही बिल्लियों को पाला जाने लगा, इनके रवैयों और ज़ाहरी खदोखाल में भी नुमाया तब्दीलियाँ देखी जाने लगी। बिल्लियाँ काफ़ी रंगीन हो गई, इनके जिस्म पहले से काफ़ी बदल गए क्योंकि इनकी खुराक में तब्दीली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
اور جس کی وجہ سے ان کے دماغ بھی اپنی اصلی حیثیت سے مختلف ہو گئے اور اس طرح ان کے اندر انسانوں کے لیے برداشت کا عنصر بھی بڑھ گیا۔ دوستو، تاریخ کے مطابق اس بات کے بھی شواہد ملے ہیں کہ دنیا بھر میں موجود بلیوں کی اکثریت کے اجداد کا سراغ مصر سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی دنیا میں اس وقت جتنی بھی بلیاں ہیں سب کی نسلوں کا اصل تعلق مصر سے رہا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق مصری تاریخ میں جب بھی کوئی بلی مر جاتی تو اس کے انسانی ورثہ سخت صدمے کی حالت میں آ جاتے تھے۔ صدمے کی حالت میں اپنے آئیبرو منڈوا لیتے تھے، جبکہ بلی کی لاش کو مخصوص مسالے لگا کر حنوط کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر جب بھی کوئی بادشاہ یا ریاست کا کوئی اہم شخص مرتا تو بلی کو اس لاش کے ساتھ ایک ہی تابوت میں بند کر دیا جاتا تھا، جس پر ماہرین میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کو یا تو اس مرنے والے انسان کی حفاظت یا پھر تنہائی میں ساتھ دینے کی غرض سے رکھا جاتا تھا۔ لیکن اگر کسی بلی کو اکیلے میں دفنایا جاتا تو ساتھ میں دودھ، چوہے، گوشت وغیرہ رکھ کر اسے دفنایا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی قبر پر مقبرہ بھی بنا دیا جاتا، جس کی مثال اس وقت سامنے آئی جب مصر کے مختلف مقامات پر ایسے مقبرے ملے جن میں بلیوں کی حنوط شدہ لاشیں موجود تھیں۔ ماہرین کے مطابق ایک بڑا مقبرہ ایسا بھی ملا جس میں تقریباً 80,000 بلیوں کو دفن کیا گیا تھا، جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ مردہ بلیوں کو ایک مخصوص کپڑے میں لپیٹا جاتا اور دیار کا تیل لگایا جاتا اور ساتھ ہی خوشبو بھی لگائی جاتی تاکہ وہ جسم زیادہ عرصے تک محفوظ رہے۔ جبکہ نئی مصری مملکت میں بلیاں اکثر اوقات مزاروں کے اوپر تصاویر میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جن میں ان کے انسانی ساتھیوں کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان تصویروں میں لوگوں کو اپنی بلیوں کے ہمراہ شکار پر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ اپنے انسانی ساتھیوں کے لیے پرندے اور مچھلیاں پکڑنے کا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ دوستو، ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلیاں ہمیشہ سے ہی مصریوں میں اہم علامت کے طور پر مقبول رہی ہیں۔ تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں بہت سے جانوروں کو خداؤں کے شریک کے طور پر مانا جاتا رہا ہے، جن میں مگرمچھ، عقاب اور گائے شامل رہیں، مگر اس ساری تاریخ میں کہیں بھی ان جانوروں کو از خود خدا کبھی نہیں سمجھا گیا تھا۔ لیکن مصریوں کی تاریخ میں اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ان کے ہاں ہر بلی کو آدھا خدا سمجھا جاتا تھا، اگرچہ کچھ مصری ماہرین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات اس نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ بعد ازاں مصر کے فرعونوں نے عام لوگوں پر اسے گھر میں رکھنے کی پابندی عائد کر رکھی تھی، اور صرف ایک فرعون کے پاس یہ رتبہ ہوتا تھا کہ وہ بلی گھر میں رکھ سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔